हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। आज हम एक 23 साल की लड़की का केस डिस्कस करेंगे जो मुझे विलेज के आरएमपी डॉक्टर ने भेजा था। उसने मुझे एक दिन फ़ोन करके बोला कि मैडम, मेरे दोस्त की एक बहन है जिसके पैर पे बहुत फोड़े बार बार निकलते हैं। उसे एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन के इंजेक्शन, पेन किलर्स, ऑइंटमेंट, सब ट्रीटमेंट हो चुका 6 महीने से लगातार, लेकिन वो जा नहीं रहे। अब उसकी 10 दिन में शादी है, क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं? तो मैंने उसे बोला यस, आप उसे लेके आओ। उसने मुझे बताया कि वो आना नहीं चाहती, पेशेंट आने को तैयार नहीं था हमारे पास। तो उसने कहा कि मैं आपको पिक्चर्स भेजता हूँ, आप देखिए क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं। जब मैंने पिक्चर्स देखी तो पैर की कंडीशन बहुत ख़राब थी और हमारे पास उसे ठीक करने के लिए सिर्फ 8 दिन थे। दिस वॉज अ चैलेंजिंग केस, यू कैन से। तो मैंने उसे दोबारा से फ़ोन किया कि तुम कोशिश करो और उसे कन्विंस करो लाने की, अगर हो सकता है, नहीं तो मैं फ़ोन से बात करके ही उसे मेडिसिन भेजूंगी। इवनिंग में वो जो आरएमपी डॉक्टर थे वो अपने दोस्त के साथ, मतलब वो लड़की के भाई के साथ और उस लड़की के साथ क्लिनिक में आए। जैसे ही वो मेरे कैबिन में एंटर हुई और सामने बैठी, वो कुछ भी नहीं बोली। साथ में उसके भाई थे और वही आरएमपी डॉक्टर थे। तो उस आरएमपी डॉक्टर साहब ने मुझे सब कुछ बताया कि 6 महीने से ऐसे ही इसके ये सब निकल रहे हैं। वही इंजेक्शन्स दे रहे थे जो भी स्किन स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब कर रहे थे। तो यही आरएमपी डॉक्टर्स हैं जो वो यही इसको मेडिसिन ला के देते थे और यही इंजेक्शन्स उसे लगा रहे थे। मतलब यूकन से ये दिखा स्किन स्पेशलिस्ट को रही थी, लेकिन ये भाई के दोस्त होने के कारण इंजेक्शन वगैरह यही डॉक्टर साहब लगा रहे थे। वो कुछ तो फ़र्क पड़ जाता था, लेकिन फिर वैसे का वैसा हो जाता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि आज भी उन्होंने पेन किलर के इंजेक्शन दिए हैं क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी और पैर नीचे भी नहीं लग रहा था और टस टस कर रहा था। वो तो हमें पता ही है कि पस्ट्यूलर इरप्शंस में जो पेन है वो बहुत ज़्यादा थ्रोबिंग पेन होता है। पेशेंट अब भी मेरे सामने चुप ही बैठी हुई थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन जो भी वो डॉक्टर साहब मेरे साथ बात कर रहे थे तो मैं पेशेंट की तरफ ही लगातार देख रही थी कि शायद अब कुछ बोले। फिर मैंने उन डॉक्टर साहब को बाहर भेज दिया। अब मेरे कैबिन में सिर्फ वो उनके भाई और वो लड़की ही वहाँ थी। तो जैसे इतनी बुरी हालत में और हफ्ते भर में हमने ट्रीटमेंट करना होता है तो पेशेंट की, रिलेटिव की या पेशेंट की भी क्वेरीज रहती हैं। तो पेशेंट के भाई ने मेरे को पूछा कि मैडम क्या ये आपसे ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहले ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले चुकी है, क्या इसका इलाज होम्योपैथी में है? हमने सुना है कि होम्योपैथी बहुत स्लो ट्रीटमेंट करती है। जैसे पहले भी मैंने आपके साथ एक स्किन डिजीज़ का जो केस है वो डिस्कस किया था कि यही केसेस, ऐसे केसेस में ही हम अपनी स्किल शो कर सकते हैं और होम्योपैथी की सुपीरियरिटी है जो वो पेशेंट के साथ पेशेंट को बता सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उसने मेरे को बताया, ये केस मेरे पास फ्राइडे को आया, शुक्रवार के दिन ये मेरे पास ये केस आया था और नेक्स्ट संडे, यू कैन से एग्जैक्टली आफ्टर 10 डेज इस लड़की की शादी है। तो उसके भाई ने मेरे को बताया कि हमने लड़के वालों को फ़ोन भी किया था कि शादी पोस्टपोन कर देते हैं। उन्होंने उनको झूठ बोला कि लड़की को टाइफाइड फीवर हो गया है और डॉक्टर ने रेस्ट बोला है, हाई फीवर चल रहा है, और किसी लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन से झूठी टाइफाइड की रिपोर्ट भी उन्हें व्हाट्सएप की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने बोला कि नहीं, शादी तो जो भी अरेंजमेंट्स है सब हो चुके हैं, शादी तो नेक्स्ट संडे ही होगी। तो यहाँ जो देखने वाली बात है कि हमारे ऊपर ऐसे केसेस को ठीक करने के लिए प्रेशर आता है और हमें बहुत प्रिसाइजली केस लेना होता है। तो आप भी, मैं आपको केस बता रही हूँ, आप भी इस केस को ध्यान से सुनिए और मेडिसिन सिलेक्ट कीजिए। तो
मैंने लड़की की तरफ देखकर उससे पूछा कि आपकी इतनी बुरी हालत है तो मेरे पास आप क्यों नहीं आना चाहते थे? आप ऐसे होता है ना यूजुअली कि इतनी बुरी हालत में तो हम चाहते ही हैं कि हमारा ट्रीटमेंट जल्दी हो। तो मैंने उन्हें पूछा कि आप मेरे पास क्यों नहीं आना चाहते थे, लेकिन लड़की ने कोई जवाब भी नहीं दिया। तो उसके ब्रदर ने मेरे को बोला कि मैडम ये तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है। तो मैंने उनके भाई साहब को बोला कि क्या टेंशन ले रही है, ये किस बात की टेंशन ले रही है? तो उस लड़के ने वही सब रिपीट किया कि मैडम मैंने आपको बताया ना कि वो लड़के से बात की हमने, उसके घर वालों से बात की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं लड़की से ही बात करना चाहती थी। मुझे था कि ये कुछ बोले तो अपने को केस में कुछ मिले और हम एग्जैक्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकें। तो मैंने उसको बोला कि क्या आपने शादी की तैयारी कर ली? मैंने लड़की की तरफ देखकर पूछा कि शादी की तैयारियां हो गई हैं, लेकिन उसने फिर भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके भाई ने मेरे को बोला कि हमारी तरफ से तो मैडम सारी शादी की तैयारी हो चुकी है, लेकिन अब इसका ही काम बाकी है। इसका काम बाकी है मतलब जैसे हफ्ता 10 दिन पहले लड़कियां पार्लर में जाना शुरू हो जाती हैं और सब पार्लर एक्टिविटी जो भी उन्होंने टाइम दिया होता है वो शुरू हो जाती है, लेकिन ये अपना काम करने को तैयार नहीं है। तो मैंने और कंफर्टेबल करने के लिए कि चलो लड़की को टाइम देते हैं कि अभी बोली, तो मैंने फिर उसके भाई से पूछना शुरू किया कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो उसने बताया कि मैं, ये मेरी बहन और हमारी एक मौसी जी हैं जो जिनको पोलियो हुआ है और वो दोनों टांगों से चल नहीं सकती, वो घिसर घिसर के चलती हैं। तो मैंने पूछा आपके मॉम डैड? तो लड़के ने बताया कि जब हम बहुत छोटे थे, मेरी सिस्टर ये 11 साल की थी और मैं 10 साल का था, तब हमारे फादर की डेथ हो गई थी और हमारे दादा दादी ने हमें और मदर को एक्सेप्ट नहीं किया और हमें नानी के घर भेज दिया। तो फिर नाना नानी की भी डेथ हो गई, तो ये जो इनकी मौसी है उसने ही इन दोनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, क्योंकि इस मौसी की शादी नहीं हुई थी क्योंकि इनको दोनों टांगों से पोलियो है और ये घिसर घिसर के ही चलती हैं। तो इस लड़की ने 10वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद इन्होंने सिलाई मशीन का काम सीखा और कपड़े सिल के अपना पैसा इकट्ठा शुरू करना अपनी शादी के लिए। और जब बिल्कुल ये शादी का वक्त आ गया तो इन्हें ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो मैंने फिर भाई से पूछा कि इनकी नेचर कैसी है, आप बताइए कि इनको गुस्सा, इनका स्वभाव कैसा है? तो उसने बोला कि 6 महीने पहले तक तो सब ठीक ठाक था। एंगेजमेंट हुई, इसकी मनपसंद का ही लड़का हमने देखा, ऐसे नहीं कि किसी से भी इसकी शादी तय कर दी। जहाँ इसने यस बोला हमने भी वहीं यस किया। तो लेकिन अब इसको गुस्सा आने लगा है। तो मैंने बोला कि गुस्से में इसका क्या रिएक्शन होता है, ये गुस्से में कैसे अपने आप को दिखाते हैं? तो उसने बोला कि अगर इसको कोई बात चुप भी जाए, गुस्सा आ भी जाए, तो ये बोलती कुछ नहीं है। तो मैंने कहा तो फिर आपको कैसे पता चलता है कि इसको गुस्सा आया? तो उसने बोला कि इसकी शक्ल से पता चल जाता है, मुंह फुला लेती है, मुंह बना लेती है गुस्से में और अलग जाके बैठ जाती है। तो मैंने कहा ओके। तो उसने कहा कि शादी का दिन रखा हुआ है तो गांव की लेडीज़ आजकल डेली हमारे घर आ रही हैं, लेकिन ये रूम में बैठी रहती है, बाहर नहीं निकल के आती, या फिर अगर निकल के भी आती है तो पैर, लंबा दुपट्टा, एक साइड पे दुपट्टा सरका के पैर पे दुपट्टा कर लेती है कि किसी को इसकी प्रॉब्लम दिखे नहीं। तो आई सेड ओके। तो मैंने उस लड़की की तरफ अब फिर अपना फेस करके बोला कि बेटे आप मेरे को बताओ कि 6 महीने पहले क्या हुआ था? तो लड़की बोली कि ये सब मेरी ही गलती है। तो मैंने पूछा क्या गलती है आपकी, क्या हो गया था 6 महीने पहले? तो उसने कहा था कि हमारे यहाँ एंगेजमेंट के बाद लड़कियों को बाहर आना जाना रोक देते हैं, काम करना खेत में या कुछ भी, बिकॉज वो हेल्दी रहें या उनका जो कलर है वो फेयर रहे, ये सब कुछ कारणों के कारण। कि मेरी मौसी ने बोला भी था कि तू खेत में मत जा, लेकिन फिर भी मैं खेत में गई तो वहाँ मेरे पैर पे मिट्टी लग गई।
तो मैंने कहा व्हाट डज इट मीन, खेत में जाएंगे तो मिट्टी तो लगेगी ही। तो उसका मेरे को बताने का मतलब था कि वहाँ गंदी मिट्टी लग गई। गंदी मिट्टी मीन्स जिस मिट्टी में स्नेक होते हैं। उसे यही बात उसके मन में थी कि मैंने ये गलती की, मैं वहाँ चली गई और मेरे पैर पे गंदी मिट्टी लग गई और फिर मेरे को ये स्किन डिजीज़ है जो वो स्टार्ट हो गई। जब उसने मेरे को बोलना शुरू किया तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अभी रोई कि जब भी मैं उसके ब्रदर के साथ बात कर रही थी या आरएमपी डॉक्टर साहब से बात कर रही थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान वो पेशेंट के फेस की तरफ था और मुझे लग रहा था कि ये अभी रो पड़ेगी। तो मैंने फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया कि फिर आप मेरे पास क्यों नहीं आना चाहते थे मेडिसिन के लिए? आपने तो एलोपैथी भी ट्राई किया, सब ऑइंटमेंट्स वगैरह भी ट्राई की, लेकिन अब आप होम्योपैथी में क्यों नहीं आना चाहते थे? तो पेशेंट ने मेरे को बोला अब क्या करना था आके, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। लड़के वालों ने डेट आगे करने के लिए मना कर दिया है। आरएमपी भाई साहब जो उनके हैं वो पाजी ने भी मेरे को बहुत ट्रीटमेंट दिया। आज भी सुबह इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन के बावजूद भी मेरा पैर टस टस कर रहा है। और ये सब बोलते बोलते वो अपने पैर की तरफ देखने लगी। तो उसने मुझे बोला कि अगर कोई और जगह होता तो इसे छिपा भी सकते थे, लेकिन अब तो ये सबको दिखता है, पैर को कैसे छुपा सकते हैं? बिकॉज वो गर्मी के दिन थे और गर्मी की शादी थी। उसका कहने का मतलब था कि अगर विंटर्स होते या किसी और बॉडी पार्ट पे होता तो ये छुपाया भी जा सकता था, अब तो सॉक्स भी पहन नहीं सकते। तो उसने बहुत उदासी से कहा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जहाँ भी किसी ने बताया, किसी भी डॉक्टर का बताया, तागा तावीज़ जो बांधते हैं, काला धागा पैर पे बांधते हैं, वो स्नेक का होता है एक, आपके यहाँ भी शायद होता होगा, वो बांध लेते हैं कि अगर कोई जादू टूना या गंदी मिट्टी लगी हुई है उसके लिए। तो वो भी सब किया, लेकिन बात नहीं बनी। तो मैंने उससे पूछा क्या तुमने अपने फियांसे से, वो लड़के से जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, बात की? तो उसने एकदम गुस्से में आके मेरे को बोला कि क्या बात करूं, पैर की बात करूं उससे? आपको क्या लगता है कि अगर पैर की बात की? तो एकदम वो शांत हो गई। तो उसने उसके बाद मेरे को मतलब इस बात का आंसर नहीं दिया। तो उसके बाद वो थोड़ी देर बाद, मैंने भी उससे कुछ नहीं पूछा, तो उसने मेरे को कहा कि लोग शादी वाले दिन पैर देखेंगे, सबका ध्यान मेरे पैर पे होगा। ये केस था, आप इसे एनालाइज कीजिए, आप इसमें ढूंढिए कि हमें क्या चाहिए कि हम प्रिसाइज मेडिसिन तक पहुंच सकें और इस बच्ची की हेल्प कर सकें। विल सी द एनालिसिस। आप बहुत जनों ने बिल्कुल ठीक पकड़ा, हमने इसे इग्निशिया 30 की 3 डोजेज दी थी और उसके बाद डेली फॉलोअप के लिए बोला गया था। तो पिक्चर्स आपके सामने हैं और बहुत ही अच्छा, विदाउट एनी ऑइंटमेंट, विदाउट एनी पेन किलर, फ्रॉम द डे फर्स्ट पेशेंट इम्प्रूव करता गया। और जो लास्ट फॉलोअप है उस दिन वो अपने हाथों और पैरों में मेहंदी लगवाने गई थी। द ग्रैटिट्यूड शी शोड इज सेटिस्फैक्शन फॉर ए होम्योपैथ। सबसे पहला रूब्रिक इसमें हमने लिया टैकिटर्न, सफरिंग इंडिस्पोज टू टॉक अबाउट हिज। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रूब्रिक ही है, बस सिर्फ हम ये समझते हैं व्हाट इज टैकिटर्न। टैकिटर्न मीन्स ए पर्सन हु डजंट से वेरी मच और रिप्लाई वेरी लेस। वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपनी सफरिंग के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। हम इस केस में क्लियरली देख सकते हैं फिजिकल एज वेल एज मेंटल, उसको कितना ज़्यादा पेशेंट 6 महीने से सफ़र कर रहा था। And the second rubric which I took is hiding himself. This is very clear in this case, as the brother told कि वो वैसे तो बाहर ही नहीं आती, अगर वो बाहर आती है तो अपना दुपट्टा एक साइड से इतना लंबा करके आती है कि उसका पैर पूरा अच्छे से ढका जाए और वो किसी को भी ना दिखे। थर्ड रूब्रिक जो पेशेंट ने अपने आप दिया कि मुझे मौसी ने भी बोला था एंगेजमेंट के बाद लड़कियां घर से इतना बाहर नहीं निकलती, मुझे खेत में बाहर नहीं जाना चाहिए था, वहाँ मैं गई तो गंदी मिट्टी मेरे पैर पे लगी।
द रूब्रिक टेकन इज डिल्यूजन, रॉन्ग डन, रॉन्ग ही हैज़। और जो फोर्थ रूब्रिक, जो ये ऑब्जर्वेटरी रूब्रिक था जो मैंने लिया, जो आप कह सकते हैं कि मैंने थ्रू आउट केस ये रूब्रिक था, जो मुझे लग रहा था कि पेशेंट अभी रोया, लेकिन पेशेंट थ्रू आउट द केस इतना स्ट्रेस में था, इतना उदास था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रोई। तो ये रूब्रिक हमने लिया है वीपिंग, टीयरफुल मूड, टेंडेंसी कंट्रोल्ड। ये कंप्लीट रेपर्टरी का रूब्रिक है। अगर हम सिंथेसिस में जाएं तो ये रूब्रिक है वीपिंग, कैन नॉट वीप दो सैड। और अगला रूब्रिक हमने इस केस में लिया है डिल्यूजन, रूइंड, ही इज रूइंड। पेशेंट ने हमें बोला है कि अब क्या रह गया। उसका कहने का मतलब था कि अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया, अब तो लड़के वाले भी मान नहीं रहे हैं, अब तो हमने भी कोशिश करके देख ली, शादी पोस्टपोन नहीं हो रही। और इसके साथ एक रूब्रिक और है डेस्पेयर, लॉस्ट एवरीथिंग। रूइंड मीन्स, रूइंड का मतलब क्या है? रूइंड का मतलब है सीवियर हार्म और डैमेज, जो पेशेंट हमें यहाँ बताना चाह रहा था। और जब उसने मेरे को बोला कि मेरे साथ ही सब क्यों ऐसा हुआ, ये हमारे को उसने केस में बहुत क्लियर है कि जब वो बच्ची 11 इयर्स की थी तो उसके फादर की डेथ हो गई। Hello, if you are new to Mind Method, if you have trouble choosing rubrics, if you have trouble to differentiate with similar remedies, if you have difficulty in understanding rubrics or mentality of the patient, if you want to start your homeopathy practice along with allopathy practice, we have the solution. Join HSS Basic course. Register HSH Basic Advanced course. For this, you have to contact Dr. Ashok Avadhiya. Phone number is 9893805528. Thank तो you. मदर के साथ वो नाना नानी के घर आ गए। नाना नानी के घर आने के बाद उसके मदर की भी डेथ हो गई। फिर उसके जो मौसी हैं वो पोलियो से अफेक्टेड हैं और चल भी नहीं सकते और घिसर घिसर के चलते हैं। तो इस लड़की ने ही 10th स्टैंडर्ड तक क्लियर किया और उसके बाद इसने कपड़े सिले, अपने लिए सब कुछ बनाया, शादी की तैयारी की, लेकिन अब इसकी ये प्रॉब्लम हो गई। तो इसने हमारे को यहाँ ये बताया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, डिल्यूजन, अनफेयर टू हिम लाइफ इज। अगला रूब्रिक जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है इस केस के लिए, वो हमने लिया है एलिमेंट्स फ्रॉम साइंटिफिक एंड लिटरेरी फेलियर। यहाँ पर इस रूब्रिक को हम कैसे समझेंगे? साइंटिफिक मीन्स बड़े बड़े स्किन स्पेशलिस्ट से मेडिसिन ली, ऑइंटमेंट्स लगाई, जैसे डॉक्टर ने बोला उनकी प्रिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग इंजेक्शंस लगवाए, सब कुछ किया। लिटरेरी फेलियर, बाबा ने तावीज़ बताया, काला धागा पैर पे बांधा, लेकिन इतना सब करने के बाद भी कोई भी रिजल्ट उसके सामने नहीं है। और वो किस स्टेज में आ गई अब? नाउ शी इज़ इन द डिसकंसर्टेड स्टेज। और उससे पहले उसने क्या बोला? जब मैंने उसको पूछा कि तुमने अपने फियांसे को इन सब के बारे में बताया है, तो उसने एकदम से, जो लड़की अब तक सैड बैठी हुई थी, उदास बैठी हुई थी, कुछ भी बोल नहीं रही थी, तो उसने एकदम से उत्तेजित होकर मेरे को बोला कि पैर के बारे में बताना चाहिए था। तो उसके बाद वो एकदम चुप हो गई। यहाँ जैसे मास्टर्स हमें सिखाते हैं कि हमेशा हर चीज़ पेशेंट ही हमें बोल के नहीं बताएगा, हमें इन बिटवीन द लाइंस भी ये सब देखना आना चाहिए। यहाँ पेशेंट हमें बताने की कोशिश कर रही थी कि वो तो शादी आगे करने को तैयार नहीं है, अगर मेरा ऐसा प्यार वो लड़का देखेगा तब वो मुझे रिजेक्ट कर सकता है। तो यहाँ जो रूब्रिक हम ले सकते हैं, जो मैंने नहीं लिया, लेकिन आगे इस केस को स्टडी करने के बाद यहाँ हम ये रूब्रिक सोच सकते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन, जो इस केस का पूरा कंपाइल कर सकते हैं। पहला ही रूब्रिक हम लेके इस केस को सम अप कर सकते हैं। वो रूब्रिक था जो पूरा थ्रू आउट द केस चला, दैट वाज डिसकंसर्टेड।
Now we will try to understand what is disconcerted. Disconcerted is निराश हो जाना, हथियार डाल देना, हताश हो जाना. In this state the patient decides not to fight anymore और वो हथियार डाल देता है. इसीलिए वो लड़की किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, चाहे वो होम्योपैथी है, चाहे वो एलोपैथी है, चाहे वो किसी से बात करना है, अब वो सब हथियार डाल चुकी थी और अब वो कुछ भी करना नहीं चाहती थी. दिस वॉज द एनालिसिस ऑफ द केस. नाउ आई विल नरेट few lines from Dr. Vitholcus. What Dr. Vitholcus says about Ignitia. He says, you as a physician must go slow with the patient of Ignitia because they get irritable or angry or they can even insult you. This Dr. Vitholcus says in Essence of Materia Medica. Do read Ignitia. Ignitia patient has been brought up with morals, with culture, with refined education. This we all know. To sum up in few words, Ignitia is a journey from morals, from duty, responsibility, dancing for the family, to rejection, to despair, and to get disconcerted, or she may go in the state of defiant as well. Ignitia never complains. She bears, thinks it will be okay by someday. When she feels nothing can be right, then goes into the disconcerted state or in defiant state, or you can say in imbecility negativism. In 96, Dr. Yogesh Sehgal, when we study under him, the classes which he took in Sangrur every month, he says beautifully, even I noted it down at 96, is two beautiful words. Please listen carefully. He said, जो समझौता करते हैं, जो हालात से समझौता करते हैं, वो कॉकुलस होते हैं. जो हालात से टूट जाते हैं, वो इग्निशिया होते हैं. आई होप ये केस आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू एवरीवन.